आईफिल टावर के इंजीनियर्स के सामने बड़ा चैलेंज हाइट नहीं था, बल्कि इतनी हाइट पर चढ़ा कैसे जाए यह बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि आईफिल टावर को यदि आप चारों लेग्स को ध्यान से देखोगे तो यह अराउंड 55 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। तो फिर ऐसे कर्व्ड एंगल पर लिफ्ट कैसे बनाई जाए? सीढ़ियां एक ऑप्शन है, लेकिन टावर की हाइट 300 मीटर है, वह भी एकदम खड़ी चढ़ाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब टावर बना तब पेरिस के लोगों को लगा कि यह शहर की ब्यूटी को खराब कर रहा है, तो इसको 20 साल में तोड़कर हटा दिया जाएगा, और यही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। लेकिन आज 135 साल बाद भी यह 7300 टन लोहे का स्ट्रक्चर शान से खड़ा है। आज पेरिस का नाम आता है तो पहले आईफिल टावर का नाम दिमाग में आता है। अब 7300 टन वजन को चारों लेग्स पर खड़ा करना, और इससे भी बड़ा चैलेंज, जस्ट टावर के पास में सेन रिवर निकलती है, तो यहाँ की मिट्टी एक बड़ी प्रॉब्लम है फाउंडेशन के लिए। सेम यही प्रॉब्लम 400 साल पहले बने ताजमहल के फाउंडेशन में भी थी। लेकिन आईफिल टावर के चारों लेग में अलग अलग प्रॉब्लम थी। वेस्ट और नॉर्थ के लेग रिवर के साइड में थे, जहाँ पर गिल्ली मिट्टी और पानी बड़ी समस्या थी, लेकिन साउथ और ईस्ट साइड एकदम ड्राई साइड था। तो फिर वेट साइड के फाउंडेशन को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है जितना ड्राई साइड का है, अदरवाइज थोड़ा सा भी यदि मिसबैलेंस हुआ तो टावर एक साइड में झुक जाएगा। सबसे पहले ड्राई साइड के फाउंडेशन की बात करते हैं। यहाँ खुदाई मैन्युअली तब तक की जाती है जब तक एक स्ट्रॉन्ग लेयर यानी हार्ड सैंड प्लस ग्रेवल नहीं मिल जाती। इंजीनियर्स इसी लेयर को फाउंडेशन के बेस के रूप में चुनते हैं, और यह लेयर लगभग 6 से 7 मीटर की डेप्थ में मिल जाती है। अब इस स्ट्रॉन्ग लेयर पर अलग अलग रेक्टेंगुलर शेप के पिट बनाए गए, जिसके 2 बड़े फायदे हैं। एक, टावर का हर एक लेग 4 छोटे छोटे लेग से बना हुआ है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो सके। सेकंड, हार्ड सैंड के साथ में फाउंडेशन की मजबूत पकड़ हो। यह पिट लगभग 2 मीटर गहरे हैं। अब इन चारों फुटिंग के अंदर हाइड्रोलिक कंक्रीट को भरा जाता है। ध्यान रहे, यह आज के मॉडर्न टाइम वाला सीमेंट नहीं है। हाइड्रोलिक कंक्रीट कुछ मटेरियल्स का मिक्सचर होता है, जैसे चूना जिसको लाइम बोलते हैं, चिकनी मिट्टी, ग्रेवल जो स्टोन के टुकड़ों से बनी होती है, और पानी को मिक्स करके बनाया जाता है। और हाइड्रोलिक लाइम की खास बात है, इसके अंदर नेचुरल मिट्टी होती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर भी यह सेट हो सकता है, और रेगुलर पानी इसके कांटेक्ट में रहा तो यह और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब यह चारों पिट बनकर तैयार हो गए तो इनके ऊपर स्टोन पिरामिड बनाए गए। यह एक सॉलिड स्टोन होता है, जिसमें छोटे छोटे स्टोन के टुकड़ों को हाइड्रोलिक मोर्टार से जोड़ा जाता है, और यह स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। यहाँ से आगे इसको पिरामिड शेप में बनाना होगा। उससे पहले इसके अंदर 2 एंकर बोल्ट डाले जाते हैं, जो 6 से 7 मीटर लॉन्ग होते हैं, और फिर ऊपर के ब्लॉक को पिरामिड शेप दे दिया जाता है, जिसको 54 डिग्री के एंगल पर बनाया गया। अब फिलहाल यह जो चारों स्टोन ब्लॉक है, इसको एक साथ जोड़ना जरूरी है। तो यहाँ फाउंडेशन के चारों तरफ मेसनरी वॉल बनाई गई, और उसके अंदर छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के साथ मोर्टार से एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इस तरीके से ड्राई साइड के फाउंडेशन बनकर तैयार हुए, लेकिन बड़े चैलेंजेस रिवर साइड की तरफ इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर 4 से 5 मीटर की खुदाई करी गई, लेकिन प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई गिल्ली मिट्टी होने की वजह से। कीचड़ जैसी सिचुएशन हो गई, और जमीन के नीचे से पानी इन गड्ढों में इकट्ठा होने लगा। तो फिर इंजीनियर्स ने इसका एक अलग समाधान निकाला, जो उस टाइम में एक गजब की इंजीनियरिंग थी। लकड़ी के केसन्स बनाए गए। यदि मैं आपको सिंपल करके समझाऊं, तो आप पानी की एक बाल्टी में गिलास को उल्टा करके डालेंगे, तो गिलास के अंदर हवा है, और यह हवा पानी को गिलास में नहीं आने देगी। ठीक इसी तरीके से लकड़ी के बड़े बड़े केसन बनाए गए। इन केसन की डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे नीचे एक चेंबर है, जिसको वर्किंग चेंबर बोलते हैं, जो नीचे की साइड से ओपन रखा हुआ है। फिर यहाँ से एक पाइप जैसा लगा हुआ है, इसके थ्रू वर्कर्स ऊपर से नीचे आ सकते हैं, और जो मिट्टी की खुदाई की गई है उसको भी बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यह करेंगे कैसे, यह जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सबसे नीचे जो वर्किंग चेंबर है, यह एयर टाइट चेंबर है, जिसके अंदर हाई प्रेशर कंप्रेसर से एयर को भरा जाता है। अब इस चेंबर में नीचे की तरफ ग्राउंड है, तो यहाँ से एयर लीक नहीं होगी, और ऊपर यहाँ पर एक गेट लगा देते हैं, और एक गेट यहाँ से थोड़ा ऊपर और लगा देते हैं। अब जैसे ही कोई वर्कर ऊपर से आता है, तो सबसे पहले इस गेट को ओपन करेगा और इस चेंबर में आ जाएगा, और गेट को वापस लॉक कर देगा। अब कंप्रेसर से इस चेंबर का प्रेशर बढ़ाया जाता है, और इस चेंबर के प्रेशर को वर्किंग चेंबर के प्रेशर के बराबर किया जाता है। दोनों चेंबर का प्रेशर जब बराबर हो जाता है, तो वर्किंग चेंबर का गेट ओपन करके वर्कर नीचे आ जाता है और अपना काम स्टार्ट करता है।
यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि पानी तो अभी भी चेंबर में आ सकता है, तो ऐसा नहीं है। हाई प्रेशर इस चेंबर में पानी को नहीं आने देगा। यह जो लकड़ी का केसन है, यह वजन में बहुत भारी है, तो जैसे जैसे मिट्टी निकालते जाएंगे वैसे वैसे यह धीरे धीरे जमीन में बैठता जाएगा। इस तरीके से यह केसन सरफेस से 28 से 30 मीटर जब जमीन में गया, तब जाकर स्ट्रॉन्ग ग्रेवल की लेयर मिली। लेयर मिलने के बाद में लकड़ी के केसन में से एयर प्रेशर को हटा दिया गया और इसके अंदर हाइड्रोलिक कंक्रीट को भरा गया और एक मजबूत फाउंडेशन बनाया गया। जब यह फाउंडेशन सरफेस लेवल के पास आने लगा, तब स्टोन पिरामिड बनाना स्टार्ट किया गया, जो सेम ड्राई साइड जैसे ही थे। इनके अंदर भी एंकर बोल्ट डाले गए और फिर ऊपर से इनको पिरामिड शेप में 54 डिग्री के एंगल पर बनाया गया। सेम ही तरीके से 3 और स्टोन पिरामिड बनाए गए। असल में इन स्टोन पिरामिड को मेसनरी स्टोन बोला जाता है। इन मेसनरी स्टोन के चारों तरफ दीवार बनाई जाती है और यह दीवार आर्चेज के आकार में बनाई जाती है। इसकी वजह यह है कि यदि दीवार न बनाई जाए तो टावर का पूरा लोड सीधे इन स्टोन पर आएगा और गिल्ली मिट्टी होने की वजह से यह अपनी जगह से खिसक सकते हैं। इसलिए यह आर्चेज वाली दीवार स्टोन को टाइट पकड़ कर रखती है और मिट्टी के लेटरल प्रेशर और पानी के दबाव को संभालती है। लेकिन एक क्वेश्चन फिर से दिमाग में आना चाहिए कि आर्चेज वाली वॉल क्यों बनाई? ड्राई साइड की तरह फ्लैट वॉल भी तो बना सकते थे। इसका सबसे बड़ा रीजन है आसपास की गिल्ली मिट्टी और पानी। पानी का प्रेशर अनइवन होता है, तो यदि पानी किसी एक साइड से प्रेशर लगाएगा तो स्ट्रेट वॉल बेंड होकर टूट सकती है, लेकिन कर्व्ड आर्क से जो भी प्रेशर आएगा उसको वह सीधा नीचे भेज देगी, जिससे मेसनरी स्टोन पर प्रेशर नहीं आएगा और वॉल भी नहीं टूटेगी। तो यह एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर साइड में मोर्टार और छोटे बड़े स्टोन से एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया गया। इंडिया में बना ताजमहल भी जबरदस्त मॉन्यूमेंट है, जो 400 साल पहले यमुना रिवर के पास में बना था। यहाँ पर इंजीनियर्स ने फाउंडेशन में एक अलग अप्रोच ली। उन्होंने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले वेल बनाए और उसमें लकड़ी के साथ में मोर्टार को डाला गया। यह मोर्टार भी पानी के साथ में मजबूत होता है और फिर हर एक वेल से वर्टिकल शाफ्ट को निकालकर आर्चेज बनाई गई। यह आर्चेज भी सेम ही तरीके से मिट्टी और पानी के दबाव को डाइवर्ट करती है और फाउंडेशन को मजबूती से खड़ा रखती है। इसी वजह से ताजमहल के नीचे भी जो रूम्स है उनका शेप आर्चेज में बनाया गया और सेम ही आर्चेज का फंडा यूज किया गया आईफिल टावर में, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से आईफिल टावर की इंजीनियरिंग ताजमहल से अलग है। ताजमहल की पूरी डिटेल वर्किंग आप इस वीडियो से देख सकते हो, जो बहुत ही ब्रिलियंट है। यदि आपको ऐसा इंजीनियरिंग टॉपिक का ब्रेकडाउन अच्छा लगता है तो आप भी ऐसा एनिमेशन करना सीख सकते हो। हमारे बिगिनर टू एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स में हर टूल और टेक्निक को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में समझाया गया है और सबसे बड़ी बात, इसमें आपके डाउट भी आते रहेंगे तो हम आपको बीच में नहीं फंसाने वाले। हमारा प्रॉपर कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा। कोर्स की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। आईफिल टावर के लेग का फाउंडेशन भी एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल है। चारों लेग के बीच में 125 मीटर की दूरी है एक दूसरे से। अब एक बार मेसनरी स्टोन के अंदर लगे हुए एंकर बोल्ट को देखते हैं। इन एंकर बोल्ट के पास में थोड़ा बहुत गैप छोड़ा गया है और इस गैप में यह बोल्ट कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और यह गैप क्यों छोड़ा गया है इसको थोड़ा हम आगे समझेंगे। अब यहाँ मौजूद सभी मेसनरी स्टोन के ऊपर बेस शू सेट किया जाता है। वास्तव में बेस शू ही ऊपर बने पूरे टावर और नीचे के इस कंक्रीट बेस के बीच में कनेक्शन बनाता है। अब यहाँ से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। एक्चुअल में टावर के जो पार्ट्स है उनको फैक्ट्री में बना लिया गया और यहाँ पर ऑन साइट पर लाकर 1 by 1 असेंबल किया गया। आईफिल टावर में टोटल ऐसे 18,000 से भी ज्यादा पार्ट्स लगे हुए हैं।